नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और हमारे साथ हैं इस वक्त दिव्य भाटिया, जो कि जोधपुर रिफ के फेस्टिवल डायरेक्टर हैं। ख़ुद वो बहुत ही अच्छे तबला वादक हैं, एक्टर हैं और बहुत मल्टीफेसेटेड इंसान हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिव्य जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान जी। तो अब जबकि रिफ अपने 20 साल पूरे करने जा रहा है इस साल, और शायद हम लोग उसी की पूर्व संध्या पर ये बातें कर रहे हैं, इन 20 बरसों का अगर निचोड़ निकालें और ख़ुद इस फेस्टिवल के करता धरता होने के नाते, अगर रिफ न होता तो हम क्या खो रहे होते इन 20 बरसों में, या क्या हमने इन 20 बरसों में पा लिया, इसके बारे में हमको बताइए। वाह, बड़ा ही रुचिकारक और मुश्किल सवाल है। पर सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो 20 साल हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें जी ज़रूर सही बात है कि मेरा योगदान काफ़ी रहा है, लेकिन कोई ऐसा कार्य एक बंदा अकेले तो कभी नहीं कर सकता। तो शुरुआत में ही मैं ये कह देना चाहता हूँ कि टीम है, बहुत लोग जुड़ते हैं ये पूरे काम के लिए। और सबसे पहले जो हमारा घर है इस फेस्टिवल का, जो मेहरांगढ़ किला है, मेहरांगढ़ म्यूज़ियम ट्रस्ट के तहत, और जो उनके चेयरपर्सन हैं बापची, हम कहते हैं उनको, बापची गज सिंह, बापची जोधपुर के, हिज हाइनेस महाराज गज सिंह ऑफ जोधपुर मारवाड़। द बिगिनिंग्स ऑफ दिस इज वेरी मच हिज विजन एंड द कंटिन्यूटी would not have happened without him. So I would like to acknowledge that. I would also like to acknowledge in the beginning कि supporters बहुत रहे हैं। अलग अलग लोगों ने या तो पैसे दिए हैं, या एडवाइस दी है, या जो कलाकार हम देश विदेश से ला रहे हैं उनको सहयोग दिया है ताकि हम तक पहुंच पाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट मे बी द मोस्ट क्रिटिकल टुडे इज, एंड इट विल कम बैक टू योर क्वेश्चन, कि सबसे बड़ा एक जो आई वुड से महत्वपूर्ण एक जो बात निकली है कि वी हैव बीन एबल टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ वैल्यू एंड ट्रस्ट अमंगस्ट द फोक आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान इन व्हाट वी डू। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारी जो भी हम कर रहे हैं, अगर लोक कलाकार उससे सहमत नहीं होते तो हम ये 20 साल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो हम क्या गवा देते। आई थिंक बहुत सारे जो कलाकार जिनको हम आज सुनते हैं, जिनकी गायकी का या उनके गाने का या उनके वाद्य बजाने का जो मज़ा, जो लुत्फ हम उठाते हैं, वो नहीं होता। एक तो ये। दूसरा, जिस तरीके से हमने लोक कलाकारों पर ध्यान, एक रोशनी डाली है, या तो इस फेस्टिवल ने या दूसरे लोग जो फेस्टिवल की वजह से लोक कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, वो अदृश्य रहते। एंड आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग द फोक आर्टिस्ट इन टू द माइंड स्पेस ऑफ द पीपल, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सम इश्तेहार या किसी एडवर्टाइजमेंट या किसी ब्रांडिंग के साथ। नहीं, हम उनका जो काम है उसको हम पेश कर पाते हैं, या ऐसे पेश करते हैं एक फैसिनेटिंग, फैंटास्टिक वेन्यू में, जो मतलब वैसे भी वो बढ़िया हैं पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाती है। आई थिंक द थिंग दैट वी हैव मैनेज टू डू, एंड ये तो शुरुआत है 20 साल। मैं तो मानता हूं तो लाइफ बिगिंस एट 40। तो अभी तो वी जस्ट पास्ट आवर टीनेज इयर्स, सो आई वुड नॉट बी टेकिंग टू मच क्रेडिट फॉर टू मेनी थिंग्स एट द मोमेंट। आई थिंक टाइम विल टेल मोर। पर आई थिंक ये ज़रूरी था। And I'm not saying it is the most important thing. No, I think it's one of the important things that has happened over the last 20 years. Is that we've been able to be consistent and regular with the idea that we must, at the end of the day, make it about the folk artist. बहुत बढ़िया कलाकार हैं, नामी शामी,
देश विदेश से जो इस फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहते हैं. बट वी हैव नॉट बीन एबल टू इंक्लूड देम ईदर बिकॉज ऑफ अस फीलिंग के अटेंशन शायद फोक से हट जाएगा. बहुत बड़ा कलाकार आ गया तो सारे के सारे दर्शक उस कलाकार को देखने आ जाएंगे और उसमें वी माइट लूज समथिंग इन द बार्गेन जिस पर हम ध्यान देना चाहते हैं. सो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स वी हैव लॉस्ट is that we've not been able to present many wonderful artists at the festival because we've kept our focus so clear. It's debatable whether it's a loss or not, but sometimes I feel कि why can't I present this artist also? या कुछ आर्ट फॉर्म है जो मैं चाहता हूँ ले आए, पर अगर आर्ट फॉर्म ऐसा है जो कलाकार को छोटा कर दे, then I'm not interested in that. जब हम जोधपुर रिफ की बात करते हैं तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि ये राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, पहले साल हमने ये नाम इस्तेमाल किया था राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जोधपुर. ये फर्स्ट ईयर 2007 में दैट वाज द नेम ऑफ द फेस्टिवल बिकॉज वी फेल्ट वी नीडेड टू लेट पीपल नो इट वाज एन इंटरनेशनल फेस्टिवल, राजस्थान में हो रहा है, फोक का ध्यान हमारा है. लेकिन ये जो शब्द फोक है ना, एक तो अंग्रेजी का शब्द है, हमारा शब्द तो है लोक, पीपल्स. तो द राइट नेम शुड हैव बीन राजस्थान इंटरनेशनल पीपल्स म्यूजिक फेस्टिवल. हमने फोक इस्तेमाल कर दिया बिकॉज दैट इज द नॉमेनक्लेचर, अंग्रेजी में नाम था वगैरह वगैरह. पर फोक अलग अलग देशों में उसका मतलब अलग रहता है. अगर इफ वी लुक एट व्हाट फोक मीन्स टू मच ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज म्यूजिक टुडे, इट इज सिंगर सॉन्ग राइटर, जहां पर एक बंदा अपने नाम के बल पे अपनी सोच के हिसाब से गाने लिखता है और खुद प्रस्तुत करता है, विच आवर फोक आर्टिस्ट वर नॉट डूइंग. वो गाने लिख नहीं रहे थे, वो तो ज्यादातर पारंपरिक जो गाने थे वो गाते थे. पर तो कंफ्यूजन हो जाता था लोगों को, तो ये फोक किस टाइप का फोक है. काफी जगह पर फोक का मतलब लोगों के दिमाग में फोकलोरिक है. फोकलोरिक मतलब जो टूरिज्म डिपार्टमेंट करती है, ऐसे आप कपड़े आप जो फोकिश हैं वो पहनो और जब दर्शक कोई आता है उनके मन लुभाने के लिए आप ये कर रहे हैं. वो एक शब्द आ गया फोकलोरिक. सो व्हाट आई रियलाइज दैट एक्चुअली इट इज नॉट अ क्लियर कट टर्म एंड वी वर मे बी नॉट डूइंग फुल जस्टिस टू द आर्टिस्ट, आर आर्टिस्ट, राजस्थानी लोक कलाकार हैं. तो दूसरे साल से फ्रॉम 2008 द नेम ऑफ द फेस्टिवल बिकेम जोधपुर रिफ, क्योंकि वो पहले से हमने वो राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, पर इन अ वेरी नाइस वे. रिफ का मतलब है ट्यून. इंग्लिश म्यूजिक में इफ आई प्ले अ रिफ ऑन माई गिटार इट कुड बी दैट्स अ रिफ, और आई कैन डू, उसका एक्चुअली शब्द रिफ है. सो फ्रॉम द सेकेंड इट वॉज जोधपुर रिफ, इट्स अ जोधपुर ट्यून. So we don't use that extension anymore. So let's, in the course of this conversation also, let's not think of the long word of it. वो तो 2007 पे हमने गुड बाय कर दिया. जोधपुर रिफ, इट्स अ जोधपुर ट्यून. ये जोधपुर की म्यूजिक है. तो बिल्कुल हमारे सुनने वाले अब शायद ये बात समझ गए होंगे कि जोधपुर रिफ मतलब जोधपुर रिफ. तो अब हमको बताइए दिव्य जी कि खुद आपको निजी तौर पर, मेला तो 4-5 दिन चलता है मेरा ख्याल है, आपके लिए खुद कौन से ऐसे मौके इन 20 वर्षों में आए जिनमें आप खुद भी चौंक गए, क्योंकि खुद आप शायद राजस्थान के हैं नहीं, न राजस्थानी लोक जीवन और उसके संगीत से आपका कोई बहुत नज़दीकी लगाव बचपन से रहा हो, मुझे डाउट है. तो खुद आपको इन 20 वर्षों में, क्योंकि आयोजक होना एक चीज़ है लेकिन खुद आप उसके दर्शक और श्रोता भी होते हैं, तो जब आप उस रस में उतरते हैं एक दर्शक और श्रोता के तौर पर, आपको किन चीज़ों ने इन 20 वर्षों में चौंकाया है? अभी इफ आई बिगिन टू एन्यूमरेट बहुत टाइम लग जाएगा. आई थिंक अगर अगर मैं ये फेस्टिवल 20 साल से कर रहा हूं, if I myself was not being able to sustain my own interest, I would not be able to do it. तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो ये है कि लर्निंग तो बहुत रहा है, सीखा तो बहुत कुछ है. और I'll give you a couple of examples. जब मैं शुरू में गांव जाता था और कलाकारों के साथ मैं बात करता था और मिलता था उनसे,
especially artists who had worked with me. They had either been at the festival या मैं उनको किसी कार्यक्रम के तहत taken them out of India. जब मैं मिलता था, they used to come and they used to bow before me and touch my feet. ठीक है. और मैं ज़्यादातर अगर किनके साथ मैं सेम होटल में रहा हूँ, साथ हम सफ़र कर चुके हैं, तो मुझे वो थोड़ा लग रहा था कि गले क्यों नहीं मिलते हम. तो एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं जो भी पद्मश्री भी हासिल किया उन्होंने, सारंगी के बहुत ही मतलब सबसे जो फोक सारंगी, संधी सारंगी के जो उच्च कोटि के कलाकार हैं वो हैं. उनका नाम है लाखा खान मांगनियार हैं. हम साथ में थे एडिनबरा फेस्टिवल में उनकी प्रस्तुति मैं करवा रहा था. तो मैंने उनसे ये पूछा, ये लाखा जी, ये जो कलाकार हैं बड़े छोटे मुझसे बड़े हैं वगैरह वगैरह, ये पैर क्यों पड़ते, मेरे सामने झुकते क्यों हैं? मैं तो उनको बस कुछ ही सालों में मिला हूं, कुछ लोगों को मतलब पहली बार मिल रहा हूं. तो वो हंस पड़े और उन्होंने कहा, ये मत समझिएगा कि वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो नहीं है. तो मैंने कहा नहीं, वो तो मैं समझता हूं, क्योंकि उनका जो है देयर इज अ ह्यूमिलिटी एसोसिएटेड विद इट. इट्स नॉट अबाउट रिस्पेक्टिंग मी, इट्स मोर अबाउट, ही सेड यस. ये इसलिए करते हैं ताकि उनको ये बार बार महसूस हो कि भैया मेरा सर इतना भारी ना हो जाए. इट शुड नॉट गेट सो स्वोलन, क्योंकि मैं मंच पे हूं, मैं एडिनबरा आया हूं, मैं ये सब हूं, कि जो करता धरता है, जो मेरे लिए कार्यक्रम ला रहा है, उसके सामने मेरा सर झुक जाना चाहिए. तो ये खुद जो कलाकार के लिए एक प्रैक्टिस है, ताकि उसका घमंड इतना कभी ना हो जाए कि जो बंदा उसके लिए कुछ कर रहा है उसके साथ वो बिल्कुल व्हाट वी विल से विद ह्यूमिलिटी पेश आता रहे. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. राइट नाउ इट्स नॉट अबाउट मी. देम टचिंग माई फीट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट देम फॉर देयर ओन प्रैक्टिस. तो ये एक उदाहरण है, दूसरे तो बहुत हैं यहाँ पर. मतलब द थिंग दैट स्ट्रक मी मोस्ट व्हेन आई फर्स्ट हर्ड द लंगा एंड द मांगनियार प्ले इज दैट जो उनकी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो उनकी खासियत है, मांगनियारों की है कमायचा और लंगों की है सारंगी, सिंधी सारंगी जो फोक सारंगी कहलाती है, विच इज द पेरेंट इंस्ट्रूमेंट टू द हिंदुस्तानी सारंगी, क्लासिकल सारंगी. जो इट इज प्लेड विद दिस पार्ट, जो नाखून है, तो आपके उंगली का जो पीछा का जो पीछे जो हिस्सा है, ये नाखून के बिल्कुल नीचे का, इट्स कॉल्ड द पैड अंडर द नेल, ये जो हिस्सा है, स्ट्रिंग्स आर रब्ड अप एंड डाउन विद दैट पार्ट ऑफ इट. तो कैन यू इमेजिन, बच्चे जो सीख रहे हैं वो 8 साल के हैं, 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, वो ये कर रहे हैं. और जो वायर है या तो गोट कट की है या स्टील की है. आप ट्राई कीजिए स्टील वायर को इस आपके हाथ के इस सेक्शन से आप ऊपर नीचे से, कितना लगेगा आपको. पीपल नो सितार और गिटार जब आप पहले सीख रहे हैं, बट दैट यू आर टचिंग द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स, और ये कैलस बन जाता है, इधर थोड़ा मोटा हो जाता है. तबला वादक भी ध्यान रहता है, हर बार पाउडर लगाते हैं, हाथ पर क्रीम लगाते हैं ताकि वो इतना मोटा ना हो जाए. पर यहां पर क्या करोगे आप? एक ये, दूसरा आपके सितार के वो फ्रेट तो नहीं बोलूंगा, बट इट हैज दोज pieces of metal that you can press on. Guitars have a fret. यहां पर कोई फ्रेट नहीं है. और जिस तरीके से आप बजाते भी हैं, आप देख नहीं सकते, आप ऐसे करके देख नहीं सकते कि आपकी उंगली कहां जाए. It's a very very difficult instrument to learn, but it's even harder instrument to tune because there are over 20 strings, 26 strings हैं. और जब आप सही बजाओगे तो आपको सारी स्ट्रिंग्स ट्यून करनी पड़ती हैं. But its makeup is such that it's affected, it's so sensitive that it gets affected by all weather. तो अगर आप स्टेज पर बजा रहे हो और लाइट्स हैं और लाइट्स थोड़ा गर्म कर देती है, it affects the instrument. Which is why a lot of Indian instruments you have to constantly tune. ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स आप ट्यून नहीं करते, वो भी आप ट्यून करते हो, पर यहाँ पर तो बहुत ही ये मुझे खास लगा. And I had not seen any other instruments like this. Or, of course, the last one example I'll give, because I was a city-born person, traveled abroad, I was playing jazz, I was very aware of jazz music. I was, of course, classically trained, Hindustani mein, tabla, but I was playing internationally with other artists as well.
और मुझे हर बार जब लुई आर्मस्ट्रॉन्ग करके एक ट्रम्पेट प्लेयर, उनके बारे में बात की जाती थी, मुझे कहा जाता था इनकी खासियत ये है, वो उन कलाकारों में से हैं जो सर्कुलर ब्रीदिंग करते, मतलब वो रुकते नहीं हैं, ठीक है, बजाते बजाते उनकी सांस चलती रहती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा वाह लुई आर्मस्ट्रॉन्ग, तो मेरे दिमाग में ये था वाह लुई आर्मस्ट्रॉन्ग, दैट्स यूनिक, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। आई वॉच जो बांसुरी प्लेयर्स क्लासिकल वगैरह हैं, वो नॉन स्टॉप नहीं बजा सकते, उनको सांस लेनी पड़ती। मैं आता हूं राजस्थान, यहां पर अलगोजा वादक, पुंगी वादक, गांव में वाले, ऑल ऑफ देम आर सर्कुलर ब्रीदिंग, और लुई आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम भी नहीं जानते। तो छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, दी आइडिया कि आप जजमान जो आपके हैं, क्योंकि आपको जजमान के घर बुलाया जाता है जब या तो कोई पैदा होता है या शादी होती है वगैरह, क्योंकि यू आर द जीनियोलॉजिस्ट ऑफ देयर एंटायर फैमिली, और ये मौखिक है, तो आप पूरा आपको याद रखना पड़ता है, गोइंग बैक टू 200 नेम्स। और ये भी आप याद रखोगे कि इस शादी में, इनकी शादी में घोड़ा इनको दिया गया था, इन्होंने घोड़ा दिया था, इन्होंने इतना सोना दिया था, वगैरह वगैरह। मतलब याददाश्त कैसी होनी चाहिए आपकी? सो इट्स अनएंडिंग, आई कैन गिव यू, तो बहुत बड़ी लिस्ट है। नहीं, अच्छा है, कम से कम हम इन दो बड़े उदाहरणों से हम ये समझ पाते हैं कि आपने इन 20 वर्षों में इन कलाकारों की जिंदगियों को पास से देखा। शायद ऐसा भी होता हो, आपके पास एक मैकेनिज्म होगा जिससे कि कलाकारों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको मेले तक लाया जाए। कभी खुद आपका इन जगहों पर जहां वो रहते हैं, जिन गांवों में या जिन कस्बों में, छोटे शहरों में, कभी आपका उनके घरों में जाना हुआ? और अगर हुआ तो किस भाषा में आप उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं? क्योंकि आप तो काफ़ी एक लुक में भी एक अर्बनिश और अपनी स्पीच में भी, तो कैसे आप उनसे बात कर पाते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन। मुझे याद है जब पहली बार मैं एक पर्टिकुलर गांव में गया था, पीपल स्टार्टेड टॉकिंग टू मी इन फ्रेंच। कुछ ऐसे कलाकार थे जो काफी देश विदेश घूम चुके थे। क्योंकि मैं गोरा सा, आई हैड डार्क ग्लासेस ऑन, कुर्ता तो था, लेकिन स्टार्टेड स्पीक टू मी इन फ्रेंच। Now I understand some French. I've traveled quite a bit, so I understand French, I understand Spanish, Italian थोड़ा बहुत। तो मैं पूछ रहा हूँ उनसे, आप मुझे, मतलब मुझसे, मेरे साथ आप फ्रेंच में क्यों बात करें? और फिर वो दे वर क्वाइट फॉर अ मिनट। अच्छा, आप हिंदी बोलते हैं? तो मैंने कहा मैं तो देसी हूँ। अच्छा, लुक तो नहीं है आपका देसी का। तो मैंने कहा कुर्ता पहने, वो तो फिरंगी भी जब आते हैं यहाँ पर वो तो कुर्ता ही पहन कर आते हैं, दैट इज नो छाप नहीं है। तो आई थिंक for them a lot, I did have very urban, मतलब, but they realized after some time that I was equally capable. Now, आपने कहा कि राजस्थान का नहीं, तो एक्चुअली भाटिया जो मेरा सरनेम है, इट्स रूट इज भाटी, जिसके पास जमीन हो उसे भाटिया कहते हैं। तो माई फैमिली, माई फादर साइड ऑफ द फैमिली, एक्चुअली माई फादर साइड बोथ साइड्स, मतलब ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर साइड ऑफ द फैमिली, देयर रूट्स आर जैसलमेर। तो जैसलमेर की जो रॉयल फैमिली है वो भाटी या भाटी बोलते हैं। भाटी तो नोबिलिटी थी, मतलब आर्मीज में काम करते थे वगैरह, तो उनके पास जायदाद जमीन तो नहीं हुआ करती थी, ठीक है। पर जब उनको कोई ठिकाना दिया गया तो राजा ने कहा चलो आपने बहुत अच्छा काम किया, ये लो ठिकाना संभालो, यू गिव मी द टैक्स एंड द रेस्ट इज योर्स, व्हाटएवर। बट दैट वाज अ लिटिल रियासत, छोटा गांव मिल जाता था, एक जगह मिल जाती थी, विच दे कुड बी द, बेसिकली दे आर लुकिंग आफ्टर दैट विलेज और दैट टेरिटरी फॉर द राजा। बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स दे वुड लीव एंड दे वुड गो नॉर्थ और साउथ। साउथ मतलब गुजरात कच्छ में चले गए, नॉर्थ गए तो पंजाब सिंध में चले गए। और वहां पर करेंगे क्या? अगर छोड़ दिया आपने नोबिलिटी या वॉरियर, यू आर नॉट अ वॉरियर एनीमोर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सो दे वुड बाय लैंड एंड स्टार्ट खेती। तो भाटिया वो था जिसके पास, जो भाटी जिसके पास जमीन थी ना। ये भी मैंने फोक आर्टिस्ट से ही सीखा था, क्योंकि लंगे जो हैं कुछ और मांगनियार हैं, उनके जजमान तो भाटी थे, राइट? So this is a folk artist is telling me my history. My father only told me when we had to, जब छोटे होते थे, I'm talking about 40-50 years ago, you had to write your caste or religion या ऐसा कुछ स्कूल में वगैरह। मेरे पिताजी कहते तुम सिर्फ ये लिखो चंद्रवंशी क्षत्रिय, ठीक है? You don't have to know anything else. And I never understood what it was. And he only explained Chandravanshi, Suryavanshi. Suryavanshi जो which are supposedly descended from the sun, or sun is the main thing, और चंद्रवंशी या यदुवंशी, आप वो साइड पे।
When I started working in Rajasthan, traveling with the musicians, etc., I got to know the meaning of this Chandravanshi. So राठौड़ जो जोधपुर के हैं वो सूर्यवंशी हैं, और भाटी जो जैसलमेर के हैं वो तो चंद्रवंशी है. जसोल, जसवंत सिंह जसोल वगैरह वगैरह चंद्रवंशी. Slowly I got to understand what it meant. Not in the caste structure, but what does your name mean? कोठारी, कोठारी का मतलब क्या है, कौन है? जो कोठड़ी संभालता था. Right? Storekeeper became Kothari. Now, there's nothing wrong with it. Across the world, traditionally, very often your surname either was the name of the place you came from or the work that you did. Right? Lakadawala. Right? So, nothing unusual in that. But the understanding, so if you see, Bhatiyas are largely, if you go back in history, are either Kachhi Gujarati or Sindhi Punjabi. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहें कि भैया when I go into a village and what is the shock or what do I learn or what do I see, बहुत कुछ, मतलब लोग टॉयलेट पेपर नहीं जानते वहां पर. ठीक है. So I'm traveling with an artist overseas and some artists know toilet paper, some artists don't know. तो अगर एक कलाकार दूसरे से पूछता है ये कागज का रोल क्या है टॉयलेट के बगल में, तो कोई मजाक में बोल देता है यार ये जब, क्योंकि टॉयलेट पर बैठते वक्त बहुत अच्छे आइडियाज आ सकते हैं, तो ये इसलिए है कि जब आपके आइडिया आए तो आपको लिखना चाहिए उस पर. इट इज फॉर दैट पर्पस. ही सेड हाँ तो अच्छा तो आइडिया, लेकिन वो पेन वेन तो था नहीं, वो पेन पेंसिल आपको खुद लेकर जानी पड़ती है. ठीक है. तो रात को ये बात हुई डिनर पे. अगले दिन कलाकार आता है आपके पास एंड ही इज गॉट ऑल दिस पेपर रोल्स ऑन हिम जिसमें थोड़े थोड़े छेद, और कहते दिव्य जी ये तो लिख तो लिया मैंने, इसमें बहुत आइडियाज आए थे, लेकिन ये कागज कैसे है, उसमें छेद होते हैं, मतलब वो पकड़ता ही नहीं है पेंसिल को. तो घरों में ये बातें होती थी. When I used to visit them in the village, we would reminisce, we would talk about these things, हंसी मजाक वगैरह वगैरह. And of course, the other thing you would learn about the challenges and the difficulties that they face. क्योंकि गरीबी तो बहुत ही है. And because very often every artist in the family is not brilliant. Every artist in the family is not able to get work. So it would become the job of one artist to feed everybody. I worked with one artist called Bhauri Devi for many years. मतलब वो 22 लोगों को संभाल रही है. खुद 8-9 बच्चे, उनकी वाइफ, कोई भाई आ गया, एक औरत. So often you found that somebody who is smart and challenging in the family becomes the keeper or the manager and begins to use this person as a cash cow. तो ये सब चीजें जब उनके घरों में गए वगैरह. I've been doing this even before Jodhpur, because I was working in Jaipur at the Jaipur Heritage International Festival. I'd already started visiting artists. तो the challenge for us when we go into the home, भाषा तो हिंदी वो समझ लेते थे, लेकिन क्योंकि I have a easy mind, I can pick up. I understand what they say. So I don't expect them to speak to me in Hindi. Particularly the senior artists, वो हिंदी नहीं जानते, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं जब शहर में होते, पर वैसे नहीं बोलते. So I made an extra effort to understand, because I also wanted to know what they sang. If I am presenting 50 Manganyas at one festival, each one has to sing different songs, no? अगर मैं एक ग्रुप सनावड़ा से प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ग्रुप छत्तानगढ़ से प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ग्रुप हमीरा से प्रेजेंट कर रहा हूँ, they are all Manganyas, they all know the same song. I can't have all of them singing the same song. सब केसरिया बालम गाएं, सब निम्बूड़ा गाएं, क्यों? So I had to begin to really listen to their songs to understand what the songs meant. And then in the early years, I would sit with each show, each performance and work out कौन से गाने वो गाएंगे. To make sure जो अगला वाला गा रहा है वो नहीं गा रहा है, जो ये वाला गाना है तो वो नहीं गा रहा है. तो वो करते करते I became much better at the language. So now I find it very easy. So most artists now don't speak to me in Hindi. और when they sense कि भैया ये समझ नहीं रहा है तो फिर वो हिंदी में आ जाते हैं, पर ज्यादातर मेरे साथ हिंदी में कभी नहीं बात करते. सिर्फ जो शहर में रहते हैं, जो जोधपुर में रहते हैं, और कुछ कलाकार भाई बम्बई शिफ्ट हो गए या दिल्ली में रहते हैं, तो वो मेरे साथ हिंदी में बात करते हैं. When we travel abroad, they end up speaking to me in Hindi if I'm traveling with them.
हमने अब तक की बातचीत में बार बार लांगाज और मांगनियार्स इन्हीं की बात की। इसके अलावा हम जयपुर रिफ में और किन किन तरह के लोक रूपों को, लोक संगीत के रूपों को सुन पाते हैं? हमारे वो सुनने वाले जो जोधपुर रिफ जाते रहते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको हमें बताइए कि इसके अलावा और क्या जॉनराज, क्या शैलियाँ, क्या विविधताएं संगीत में और हैं जो लांगाज और मांगनियार तो बड़ा फैशनेबल करेंसी वर्ड हो चुका है फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन चूंकि आप लोग 5 दिनों तक मेला लगाते हैं तो जरूर उसमें वैरायटी होती होगी, वो क्या है? एक्चुअली मैंने रेफरेंसेस लंगा मांगनियार के इसलिए दिए अभी क्योंकि जो बात आपने कही कि लोगों ने ये नाम सुने हैं, पर जोधपुर रिफ में हम सिर्फ लंगा या मांगनियार नहीं प्रस्तुत करते। हम करीब ऑलमोस्ट एवरी फेस्टिवल शायद 15 से 20 अलग जो फॉर्म्स होते हैं, और सिर्फ म्यूजिक के नहीं, परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स भी। मतलब कुछ चीज़ें जो राजस्थान की खासियत है, जब हम म्यूजिक के बारे में सोचते हैं शायद उनका नाम नहीं आता है, पर म्यूजिक इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। द वन थिंग टू अंडरस्टैंड राजस्थान, म्यूजिक इज नॉट सेपरेट फ्रॉम अदर परफॉर्मेंसेस। जैसे हम कठपुतली जो पपेट्री कहते हैं, स्ट्रिंग पपेट्री राजस्थान की खासियत है। तो जब कठपुतली प्रस्तुत होती है तो उस वक्त गाना बजाना तो साथ में होता ही है। द यूनिक थिंग अबाउट राजस्थान कठपुतली एज अपोज टू द स्ट्रिंग पपेट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज राजस्थान का गाने म्यूजिक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो कहानियां वो बोलते हैं वो कहते नहीं हैं, वो गाते हैं। कई बार कहते हैं, मैंने कहा तो एक कॉन्सेप्ट है गाथा कथा वार्ता का, जहां पर गाथा जो गाना है, कथा जो कहानी है, और वार्ता जो बातचीत है, तो हर परफॉर्मेंस शैली में ज्यादातर होता है। तो जैसे आप ले लेंगे तो मैंने कठपुतली कहा, पर इफ यू टॉक अबाउट परफॉर्मिंग आर्ट्स फॉर्म्स, मेवात, अलवर मेवात में आता है। मेवात के जोगी हैं, तो एक जोगी हैं जो शिव पुराण पूरे सुनाते हैं ना, जोगी कहलाते हैं, वैसे मुसलमान है पर शिव की कथा बोलते हैं। तो और उनके वादे या तो भपंग रहता है, विच इज अ सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो लंगा मांगनियार नहीं बजाते, या फिर उनका एक सारंगी होता है जो जोगिया सारंगी कहते हैं, जो लंगा नहीं बजाते। सो दे हैव देयर ओन इंस्ट्रूमेंट। लंगों में अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, विच इज 2 किस्म के लंगे होते हैं। एक तो सुर नैया लंगा जो गाते नहीं है, पर वो जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाते हैं, अलगोजा, पुंगी वगैरह वगैरह। और जो सारंगिया होते हैं वो सारंगी बजाते हैं और वो गाते हैं। तो वी प्रेजेंट बोथ कम्युनिटीज। देन यू हैव जैसे मेघवाल हैं। मेघवाल वर ट्रेडिशनली पिटलूम वीवर्स, ठीक है, पर वेरी गुड भजन सिंगर्स। सो वी प्रेजेंट मेघवाल। दे आर नॉट लंगा मांगनियार, पर बहुत सुरीले हैं, बहुत ही। और उनके जो फोक डेटीज हैं, जो फोक पोएट्स हैं, पर कबीर भी गा लेते हैं। सो मेघवाल प्रस्तुत करते हैं। Then there is the Kalbelia. Kalbelia people know for their dancing. ज़्यादातर गुलाबो सपेरा करके नाम है, आशा सपेरा है। But we present the singing part of it. The women are fantastic singers. बहुत बढ़िया गाने हैं उनके, कालबेलियों के। तो वो कम्युनिटी के गाने और उनका जो म्यूजिक होता है वो हम प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे तो बहुत हैं। शेखावटी में डेरोन करके इंस्ट्रूमेंट है, डमरू टाइप का है। इट्स नॉट डमरू, जो डमरू होता है उसके 2 स्ट्रिंग्स होते हैं और आप उसको एक हाथ से घुमाते हैं, पर ये डमरू के शेप का होता है और उनके एक हाथ में एक स्टिक होती है। अच्छा। और बीच में जो स्ट्रिंग्स होती हैं डमरू के 2 साइड की, वो दबाते हैं, स्क्वीज करते हैं, देन दे प्ले एंड दैट्स हाउ दे मेक द साउंड एंड द मेन डू दिस व्हाइल डांसिंग। तो वो डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं और बजा रहे हैं। शेखर उसको डेरोन नृत्य कहते हैं। फिर जो बहुत कॉमन एक नृत्य है उसको कहते हैं ढोल थाली नृत्य। तो ढोल बज रहा है, थाली कॉपर या ब्रास प्लेट होती है, ज्यादातर ब्रास की होती है, आप बजा रहे हो और अब गा रहे हो। तो चंग होता है। होली के वक्त ये काफी सारे होते हैं। चंग इज लाइक अ बड़ा डफ, और इसमें द मेन फोक परफॉर्म इन अ सर्कल, there's somebody standing in the middle and singing. They have a bansuri, they have one drum maybe, and the men are dancing with this duff. So we present a lot of these forms. The other one where you have singers on the side and dancers जैसे तेरा ताली है या चरी घूमर है, ये सारे जो डांस फॉर्म्स हैं उनके म्यूजिक अलग होते हैं।
तो वैसे तो कहने के लिए बहुत हैं। आप गरासिया ले लो, विच आर मोर इंडिजिनस जो हमारे आर्टिस्ट है, काठौड़ी ट्राइब्स हैं, उनके गाने बिल्कुल अलग है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक डांस का म्यूजिक का, वो भी मेवात का है, वो खारी डांस बोलते हैं, जहां पर द विमेन डांस विद समथिंग ऑन देयर हेड एंड देयर इज अ जमूरा टाइप। कंप्लीटली अलग शैली एक है जो भोपा भोपी की होती है, जो फड बांझते हैं। फड एक बड़ा लंबा स्क्रोल होता है, 20 फुट लंबा स्क्रोल। इट लुक्स लाइक वन एनिमेटेड कार्टून स्ट्रिप, व्हाट इट लुक्स लाइक, बट इट्स अ टेम्पल, मोबाइल टेम्पल। और ये एक ऐसी शैली है जहां पर भोपी, द वुमन, इज द लीड। 3 रातों में वो पूरी जो कहानी होती है, खास करके पाबूजी एक फोक डेटी हैं जो राजा थे, जो बहुत कम उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनकी जो पूरी कहानी है। और ये माना जाता है कि नॉट ओनली डिड ही इंट्रोड्यूस द कैमल टू राजस्थान, बट इफ योर कैमल और योर एनिमल इज अनवेल, और आप ये फड पढ़वाते हो, बांझ मतलब जो बांझने वाले होते हैं वो करते हैं आपके लिए, तो शक्ति आती है, देवी आती है, एंड यू कैन हील पीपल। तो ये ओवर 3 नाइट्स द भोपी इज द मेन सिंगर। और जो रावण हत्ता एक इंस्ट्रूमेंट है राजस्थान, वो भोपा बजाता है। रावण हत्ता जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस कम्युनिटी का है। और ये बहुत जरूरी है कि उसी कम्युनिटी में भोपी भोपा से शादी करती है और दे मैरियन बिकॉज दे हैव टू नो द स्टोरी। और वो माएँ जो हैं यो कहानियां सिखाती। एनीवे आई कैन गो ऑन, देयर आर मेनी मेनी। बिल्कुल, मुझे मालूम है कि इतने बरसों में और इतनी लगन के साथ इस मेले को लगाते हुए बहुत सारी बातें हैं जो छूट जाएंगी हम लोगों से इस वक्त बात करने में, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि हमारे सुनने वालों को एक ओवरव्यू तो इसका मिला होगा कि जोधपुर रिफ में क्या क्या होता है। एज अ परकशनिस्ट, खुद चूंकि आप तबला बजाते हैं, आपने खुद इन परफॉर्मेंसेस में बजने वाली तालों को कभी अपने नज़र से सुनते हुए कि अगर मुझे ये ताल बजाना होता, ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस हुआ? द वेरी फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली वेंट इनटू द डेजर्ट, राइट, मतलब एक्चुअली रेगिस्तान में, गांव में नहीं, मतलब इन द डेजर्ट। मेरे जो मेंटर थे एक जॉन सिंह करके, जॉनदा कहते थे उनको, जितेंद्र पाल सिंह, हु वाज द वन ऑफ द पीपल हु स्टार्टेड, ही एंड हिज वाइफ स्टार्टेड अनोखी, द हैंड प्रिंटिंग ग्रुप। ही टुक मी टू मीट अ नगाड़ा प्लेयर पुष्कर में, ठीक है। और ये जो नगाड़ा वादक थे वो एक्चुअली उस रात किसी जागरण में बजा रहे थे। तो हमें कहा था अगर मिलना है उनसे, आप जहां जागरण हो रहा है वहां पर जाइए, वो जब खत्म करेंगे 1:30-2 बजे या कभी भी 3-4 बजे जब खत्म करेंगे, तब आप उनसे मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो हम गए वहां पर और वेट किया उनका, जब हो गया वगैरह वगैरह। और ये गांव तो था आसपास में, पर ये क्योंकि भीड़ थी, बड़े लोग थे, तो इट वाज इन द डेजर्ट, शामियाना टाइप का लगा हुआ था, टेंट हाउस बोलते, तो टेंट लगा था और बैठे थे। तो उनका खत्म हो गया, केम आउट, आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड वगैरह, एंड जॉन दा इंट्रोड्यूस्ड मी लाइक यू डिड। और ये तबला भी बजाते हैं। अच्छा, तबला बजाते हो? केहरवा जानते हो? मैंने कहा हाँ, केहरवा जानते हैं। बोलो केहरवा। मैंने कहा धागे नाते नक धिन। नहीं, सही तरीके से बताओ। तो मैंने कहा धागे नाते नक धिन, धागे नाते नक धिन, धागे नाते नक। हाँ, ये कहाँ से आए? मैं बताता हूँ। एंड देन ही गेव मी अ 1 hour lesson ऑन द केहरवा, ऑन द नगाड़ा। तो आया तो ये है, लोग कहते पंजाब से आए यहाँ पर, बट आई गॉट द सेंस दैट इट इज कम फ्रॉम राजस्थान। क्यों? बिकॉज दिस ग्रूव इज नॉट घोड़े की, दिस ग्रूव इज ऊंट की ग्रूव है, right? Now, when I used to play the tabla and play around, when you do sangat or when you speak it, you do masti. I was a kid when I was learning it. You know, I was learned for many years. So instead of saying dhagena tinak, then I go down, tinak din down, tinak din dum dum, tatak dum dum dum. I can do all kinds of things like that. But what is this groove? This grooves comes from the movement of the camel. This is what he told me. And they have a song, Lango mein ek gana hai, Gorband karke. Gorband is the decoration that comes around the camel. ठीक है?
और ये कहानी जो गाना है उसका लूम्बा रे लूम्बा गोरबंद का, ये एक औरत है जिसने ये गोरबंद बनाया है और लोग प्रेज करते हैं भी बढ़िया, पर उसका आदमी नहीं है. सो शी इज फीलिंग अ लिटिल लॉस्ट एंड सॉन्ग्स ऑफ लव एंड लॉस एंड यर्निंग आर रिप्लीट इन राजस्थान, क्योंकि द मेन फोक यूज्ड टू लीव, डेजर्ट था, छोड़ देते कहीं और काम करने के लिए, तो औरतें रह जाती. ये ऐसा गाना था. तो ये गाने का जो ग्रूव है और जिस तरीके से ढोलक वो बजाते हैं, you get the feeling that you're on the sway of the camel. Now, this was the very first evening I am in the desert, and I'm getting this from a master. तो ऐसे तो बहुत बहुत मतलब म्यूजिक बहुत सीखा मैंने 20 सालों में. And I had stopped playing the tabla formally a long time ago. I got into acting, so I was an actor. And I came back to music with this. But, I listen to these artists और मैं सोचता हूँ यार हम शहर में क्या कर रहे हैं. मतलब ये पूरा एक मतलब दुनिया है. और जो खास कलाकार हैं जो हम जानते हैं, बड़े नाम जो जानते हैं, जाकिर भाई का नाम ले लो या रविशंकर साहब का नाम ले लो, these are all महारथी थे. उस्ताद विलायत खान साहब, एंड आज के ज़माने में यू टेक अनीश प्रधान, शुभा मुदगल, all these artists, they are aware of what this world, this vastness that exists, and we are talking only of one state. हमारे तो इतने प्रांत हैं इंडिया में. कैन यू इमेजिन कितना है यहाँ. Just scratching the surface. अब चूंकि मुझे मालूम है आप घड़ी भी देख रहे हैं, आपको कहीं जाना है, तो मुझे लगता है कि ये बातचीत हम लोग एक तृष्णगी, एक प्यास के साथ ख़त्म करने की तरफ बढ़ें. कुछ काम चलाऊ बातें करके इसको रैप अप करेंगे इस वादे के साथ कि इसी सुर में हम लोग कोई एक और लंबी बातचीत करेंगे फ्यूचर में. तो हमको बताइए कि जोधपुर रिफ ये 5 दिनों का फेस्टिवल करने के अलावा और क्या करता है. जैसा कि आप बता रहे थे कुछ टीचिंग, स्कॉलरशिप, कुछ इस तरह के फिलैंथ्रोपी के काम, वो क्या करते हैं आप लोग? तो फेस्टिवल के तहत एक तो हमने उसकी बात तो ज़्यादा की नहीं, ज़्यादातर जो हमने बात की है लोक कलाकारों की बात की है. पर फेस्टिवल में लोक कलाकार के अलावा काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आते हैं और इंडिया के अलग अलग प्रांतों से भी कलाकार आते हैं. सो एक तो पहले बता दूं कि फोक के अलावा वी प्रेजेंट ऑल जॉनर्स. वी प्रेजेंट जैज, रेगे, क्लासिकल, Celtic music. We'll present indigenous music from, indigenous communities in Australia or from North America. We'll present singer-songwriter. We present, contemporary music. तो बहुत सारे जो genres हैं फेस्टिवल में होते हैं. पहली तो ये बात. तो जो आपका सवाल रहा फेस्टिवल के अलावा या फेस्टिवल के तहत राडर, वी डू अ लॉट ऑफ कोलैबोरेटिव वर्क, जहां पर ट्रेडिशनल जो हमारे राजस्थानी कलाकार हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कलाकारों के साथ हम रेजिडेंसी के तौर पर साथ में उनका रहना सहना, गाना बजाना, खाना पीना साथ में रहता है, जिसके बाद एक मिश्रण, एक कोलैबोरेशन म्यूजिक प्रोजेक्ट तैयार होता है. और काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हमने किए हैं जहां पर एक बार फेस्टिवल में उसका प्रीमियर करते हैं और फिर उसको हम ऑन टूर लेकर जाते हैं. सो वी प्रेजेंटेड टूर्स इन ऑस्ट्रेलिया एट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन ऑस्ट्रेलिया 2018 में, एट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो इन 2014. वी प्रेजेंटेड देम एट द लिंकन सेंटर, एट द एडिनबरा फेस्टिवल. तो जो नामी शामी खास जो इवेंट्स होती हैं दुनिया भर में, एंड समटाइम्स इवन रेगुलर वेन्यूज में, वी प्रेजेंट दिस कोलैबोरेटिव वर्क एंड दिस हैज अ डायरेक्ट बेयरिंग, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लाइवलीहुड ऑफ द फोक आर्टिस्ट. उनकी आमदनी एक शो जब वो बाहर करते हैं as opposed to doing one show here, very often that income is substantially more than what they get over here. So this is something that we've been doing from day one. 2007-8 से ही ये हम करते आ रहे हैं. It was part of my vision from right in the beginning. And this year, for example, we are either doing or starting 8 such collaborations. And the collaborations are with Canadian French artists, with American artists, Colombian artists, Australian artists, artists from Scotland, and from India as well. So this has a direct, this is one of the things that we do under the festival. But around the festival, we now have a program called Folk Futures, जहाँ पर गांव-गांव में we are trying to identify teacher अच्छा कौन है और क्या वहाँ पर बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, मतलब अपनी ही शैली.
अपने ही गांव के, तो मांगनियार कम्युनिटी में ले लो, या लंगा कम्युनिटी, या कामड़ कम्युनिटी में, या कालबेलिया कम्युनिटी में ले लो, क्योंकि ओवर द इयर्स गांव में ये चीजें कम होती जा रही. मे बी वी आर डूइंग अ फेस्टिवल इन द सिटी, बट वी आर नॉट डूइंग अ फेस्टिवल इन द विलेज. मे बी दैट शुड बी समथिंग वी शुड थिंक अबाउट इन द फ्यूचर, जहां पर, क्योंकि जो भाषा जिसमें वो गा रहे हैं, उनके गांव वाले, उनके आसपास के गांव वाले ही वो भाषा समझ पाएंगे. चलो आपने बॉम्बे में कर दिया या आपने कनाडा में कर दिया, पर भाषा तो समझ में नहीं आई उनको, तो आपको अनुवाद करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, विच इज नॉट अ बैड थिंग, वी डू इट. But ultimately, you want an audience in the village for their own music. But if the artists are only not playing, if the youngsters are not learning, so we have this program where we now have about 10, 12 teachers, and we have about 120 children. And we are supporting the teaching and continue. And we've seen the difference, क्योंकि आप regularly उनको सिखा रहे हो, regularly पढ़ा रहे हो. And they are improving. And we are now presenting them. So this year at the festival, we will see these kids, 120 of them, on stage. Together, hopefully, but it's a big deal. तो वो हम कर रहे हैं. फिर साथ ही साथ हम, we are doing technical projects, technical training. So the technical training could be to understand taxation. The technical training could be to understand copyright laws. This year, one of the technical things that we're doing is there is a system in music playing where a solo artist has a device called a looping pedal or a looping mechanism, जहाँ पर वो कुछ बजाते हैं और वो तुरंत रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वो प्ले कर सकते हैं, and then they can play something more on it. So you can actually create a mini orchestra just by one instrument and one artist. And we think some of the artists would benefit, जो younger हैं, जिनका दिमाग थोड़ा टेक्निकल में आसानी से चलता है, they will enjoy this. So as an experiment, we are doing a looping workshop. So we do a lot of these technical training workshops to support the artist. And there are many other things that we do. I can make a list. But really, I think the festival has created definitely a platform for these artists. It's a calling card now for the Rajasthani folk artists, for the world to know about these artists. But really, this is the tip. अभी जो कहता, मैं ऑलवेज से कि भैया जो कृषि होता है, जो फार्मर होता है, वो कभी फल को पानी नहीं देता है, राइट? और फल में उसकी रुचि ये होती है कि मुझे बीज मिल जाए अच्छा सा, ठीक है? जब बीज मिल जाता है अच्छा सा और उसके पास कुछ जमीन सही होती है, तो फिर वो और पेड़ डालता है और पौधे उगाता है. क्यों? Because the fruit is the byproduct. The performance is the byproduct. Ultimately, to have a decent performance, जड़ मजबूत होनी चाहिए, ठीक है? उसकी परवरिश होनी चाहिए, सही पानी, सही धूप, सही जमीन होनी चाहिए. तो हमारा काम तो वो है. ये जो आपने कोलैबोरेशंस की बात की, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कॉन्टेम्परेरी सेंसिबिलिटी हमको सुनने को मिलती होगी देश और दुनिया के ऐसे जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं उसमें. लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक की बात करें, जो कि इस फेस्टिवल का एक बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई करता है, ये क्या अभी भी उतना ही स्टेल, आर्काइक, डेटेड, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो अपने जजमानों के लिए जो गाते थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके, उसमें कुछ कॉन्टेम्परेरी कंसर्न्स भी आते हैं, कुछ महंगाई, कुछ आपस में लड़ाई झगड़े, कुछ देश दुनिया, ऐसा भी कुछ आता है? जी, एक्चुअली ये तो कंटेम्प्रेरी शुरू से होता था. सिर्फ पूरा गाना शायद कंटेम्प्रेरी ना हो, बट यू विल फाइंड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली दोज म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स हु sang फॉर पेट्रन्स. शुरू में गाने के पहले वो एक दोहा बोलते हैं, a couplet, and very often that doha would contextualize आज का ज़माना for that patron, etc. So there was a sense of the contemporary. Now what has changed over there is very often the children of these patrons, right? They are modern, they've gone to school, etc. Maybe they themselves don't understand these old songs. और काफ़ी ये गाने तो राजा महाराजाओं के थे जो उस वक्त के थे. आज की हिस्ट्री बुक में उनके नाम तो है ही नहीं, राइट? बिकॉज आवर हिस्ट्री दैट वी लर्न इज काफ़ी नैरो होती है. जो एक्चुअल हिस्ट्री हुई है इतनी वास्ट है. So yes, how do you make the songs relevant? That is one. So very often there is an explanation that we introduce ताकि जो आज का जो दर्शक है वो समझ पाए इसका context या ये क्यों गाया गया है. जैसे एक गाना है, लाल वर्दी पैणो नहीं बना, अंग्रेजी फैशन सोड़ो नहीं बना. मतलब
basically the woman is telling the man, right, where she's saying, if you want to come to me, then get rid of this English uniform, English fashion, and wear your desi garb and come. Now, where is this song from? This is when the men folk used to leave to go and join the British army, and they used to wear red tunics. They had these red tops. So this is a gentle protest song from the woman, going back hundreds of years. But if I give the explanation, it suddenly becomes interesting for people. So there is already a lot of relevance, spiritual relevance, environmental relevance, political relevance to a lot of their songs. So one is, how do we connect वो पुराने गाने तो आज के ज़माने के जो दर्शक हैं उनके लिए, वो एक है. पर दूसरा जो हम भी कर रहे हैं कि वी आर गेटिंग encouraging artists to write new songs in their idiom. I'll give you one example. एक group है साज करके. This is three, I would say, young masters. Asin is on the Sindhi Sarangi and vocals, and he's a winner of the Aga Khan Music Award, and he's also recipient of the Sangeet Natak Academy ka hai Bismillah Khan Yuva Puraskar. So he's been acknowledged for this. He's a young master in the Sindhi Sarangi and vocals. और उनके सहयोगी हैं जाकिर खान हैं जो खड़ताल बहुत बढ़िया बजाते हैं, और सदीक हैं जो ढोलक. तो साज is Sadiq, Asin, Zakir. About a year and a half ago, we released a song, almost 2 years ago, called Sundar Gori. Over 4 million on YouTube, right? And they have earned an income combined from streaming platforms of 2.2 lakhs in this period. ठीक है? और हर शादी में राजस्थान में ये गाना बज रहा है, बच्चे गा रहे हैं, women are doing reels on this and all. It's in the traditional idiom. They have written more songs. हाड़वे चलो एक है, where a woman is telling a man कि भैया थोड़ा धीरे चलो. मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, काम हो रहा है, but you can walk a little slower. You know, women tell it to men all the time, can you walk a little slower? So there is that song. Sundar Gori is about a certain kind of contemporariness in traditional love. हाड़वे चलो है. फिर ना बिदाई का गाना कोयल बाई करके है, जहां पर औरत की तरफ से ये गाना गाता है. वो पूछते ही अपने पिताजी से, मैं तो आपके दिल का टुकड़ा था. I was your heartbeat. How you can let me go? Like this. So these are contemporary songs, freshly written, but they are written. You'll listen to them, you'll think they are some traditional song. तो ऐसे नए गाने हम कोशिश कर रहे हैं ताकि कलाकार लिखें एंड प्रस्तुत करें, एंड वी आर फाइंडिंग दैट ऑडियंसेस लाइक इट नाउ. व्हेन साज गोज टू शोज, वी वर इन कनाडा रिसेंटली विद देम, और हमने सोचा कि कनाडा में कौन जानेंगे उनके नए गाने. सो वी प्रेजेंटेड अ रेपर्टोरी ऑफ देयर ओल्ड सॉन्ग्स लंगो के. बाद में फैमिली केम टू अस, मिक्स, इट वाज इंडियन वुमन मैरिड टू कैनेडियन मैन वगैरह. बच्चे आए, आपने सुंदर गोरी नहीं गाया. So the last time they performed Sundar Gori was there. And today if you come into Mehrangarh, जब शादी वगैरह का होता है, you'll find बज रहा है Sundar Gori. So I would encourage all our listeners to listen to Sundar Gori by Saz. But this is one of the things that we are doing as well, कि आपके पास इतनी पूंजी है, इतना ध्यान है, बढ़िया चीज इन सब गानों में, in all their traditional songs, all the communities, not just Langa. आप किसी का क्रिटिसिज्म या किसी की निंदा या किसी चीज की बुराई कभी नहीं सुनोगे. एंड आई थिंक मॉडर्न राइटर्स एंड स्टोरी टेलर्स एंड पोएट्स हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम देयर. तो आखिर में दिव्य भाटिया, हम आपसे ये पूछेंगे कि अब 20 बरस होने को आए इस फेस्टिवल को चलाते हुए, और चूंकि आपका थोड़ा समय विजय मेहता के साथ भी गुजरा है, और जो अभी गुजरी उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप को एक समय तक चलाने के बाद बंद कर दिया, एक बिल्कुल कॉन्शियस डिसीजन के तहत बंद कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब और उसे चलाने का कोई तुक नहीं था, उसका काम पूरा हो गया था. क्या ऐसा भी कभी कोई वक्त आएगा कि जोधपुर रिफ का काम अब हो गया और अब दिव्य भाटिया कहेंगे कि अब हो गया, हमारा काम हो गया? एक बात. दूसरी बात ये कि खुद आपको इस काम को करते हुए क्या ऐसी कमियां नजर आती हैं कि आप सोचते हैं कि अगर ऐसा कुछ और हो जाता तो जोधपुर रिफ और ज्यादा फ्लरिश कर जाता और भी ज्यादा आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता? मैं तो बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूं. आई फील वेरी फुलफिल्ड. यू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड, नतीजा आपके हाथ में नहीं होता है. यू नो, if you asked me 20 years ago,
डू यू थिंक दिस फेस्टिवल विल लास्ट 20 years? आई वुड हैव टोल्ड यू यार 1-2 साल भी हो जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना मुश्किल था ये काम करना. तो 20 साल के बाद मैं पीछे तो नहीं देख रहा हूं. ठीक है, आई एम ऑलरेडी बुकिंग आर्टिस्ट. टुडे आई बुक्ड एन आर्टिस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर्स फेस्टिवल, अ पोलिश आर्टिस्ट. आई वाज एट द पोलिश एम्बेसी बिफोर मीटिंग यू. सो इट्स डन. तो आई जेन्युइनली बिलीव द पास्ट इज नॉन एग्जिस्टेंट. है ही नहीं पास्ट, तो आगे ही है. एंड फॉर whom? It is for those young people, not just our audiences, for those young artists. So I would say till the time there is even a few folk artists who still want something like Jodhpur Riff to exist. जिनको लगता है ये मंच में अभी भी कुछ ताकत है, उनसे कुछ मिलेगा, उनको कुछ नाम होगा, कुछ मिलेगा. I feel तब तक तो चलाना चाहिए. But I also look at it from the point of view, what has it done for the city of Jodhpur? What has it done for Jodhpur? Why Jodhpur Riff? क्योंकि जब हमने शुरू किया था, जोधपुर तो किसी के दिमाग में था ही नहीं. From a tourism point of view, it was a half-day destination. People wanted to go to Jaisalmer, but Jodhpur had the airport. So I used to fly to Jodhpur, go see the fort. वो था, आधे दिन का काम हो गया, 5 घंटे लगते थे जैसलमेर, तो जैसलमेर चले जाते थे. तो लोग रात को रुकते भी नहीं थे जोधपुर में. It wasn't a tourism destination like Jaisalmer, Jaipur, Pushkar, वगैरह. Mount Abu was more of a destination. But one of the things Jodhpur has done is made it into a 2-night destination. And this is, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, 9, 10, 11, 12, 13 तक. तो impact on economy in the city of Jodhpur. Putting Jodhpur on the map. Right? What does that mean? It has a huge benefit to the city. Now, I thought, once the lockdown happened, and we didn't do the festival for 2 years. Those are 21 और 20 में. 2020 was the peak, and then 2021. वो uncertainty इतनी थी. मुझे लगा तो अब तो 2 साल के लिए तो हुआ ही नहीं है, कोई आएगा भी क्या बाद में, क्योंकि एक सुकून सा एक माहौल हो गया था around the world. फ्लाइट्स नहीं थी, लोग कहीं जा नहीं रहे थे, शायद हमारी आबो हवा थोड़ी साफ सुथरी हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आई एक्चुअली स्पोक टू आवर चीफ पेट्रन बापजी महाराजा गज सिंह, एंड आई सेड शुड वी थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एल्स. इन 2021 आई वेंट टू हिम, यू नो, व्हेन वी वर थिंकिंग कि 22 में करें, इतनी अनसर्टेनिटी होगा नहीं होगा कैसे होगा. एंड वी वर द फर्स्ट फेस्टिवल, इंटरनेशनल फेस्टिवल आफ्टर द लॉकडाउन टू कम, एंड एवरीबडी वाज लुकिंग एट अस. So I said, कुछ और करते हैं, maybe do a season, maybe we do a program which starts in October, finishes in February. He said, no, we have to do the festival. You don't know how important it is for the city. And you don't know how important it is for the artists. So I said, no, I know. But he said, maybe you've थोड़ा आप सुस्त हो गए हो. But I did have doubts about whether this festival would still be relevant after the festival, after the lockdown. That was 2021. We are now in 2026. People came. We had more people in 2022 than we had in 2019, which was the last previous festival. Then we had a few more people in 2023. And I think what happened, what the lockdown did, was made people realize the acoustic has a lot of value. Acoustic mein dam hai. To be part of nature, because I designed the festival with the sun and the moon. We have dawn concerts at 5:30 in the morning. We have moonrise concert at Sharad Purnima. And the design, the choice of music, all keeps on making. And it is international. I think music is the last place that's left. जहाँ पर बिना सोचे कि भैया कौन कहाँ से आ रहा है, क्या मजहब है आपका, क्या सोचते हैं आप, पॉलिटिक्स क्या है वगैरह, भाषा कौन सी है, वो एक जगह रह गई है जो लोगों को साथ जोड़ता है. आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जोधपुर इफ इज प्लेइंग इट्स पार्ट. रही बात कब तक, अल्लाह जाने. हाँ, लेकिन एक सवाल का जवाब फिर भी रह जाता है कि आपको ये कभी लगता होगा कि इसमें कुछ और ऐसा हो जाता, मतलब इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टेट, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम अदर एजेंसीज, के और हम ज्यादा इसको उस तरह कर पाते जैसा हम चाहते हैं. एक्चुअली जैसा हम करना चाह रहे हैं वैसे तो कर रहे हैं. सो उसमें वहां पर मुझे तो कमी महसूस नहीं होती. हाँ, करने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि हमने किया. लाइक आई सेड अर्लियर, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग.
We've been doing it for 20 years, but this is work of generations. Komal Da ये कहा था. It's the work of generations. So I'm under no illusion that we've achieved anything fantastic or whatever. Yes, if we were at rung 1 and 2, we are now at rung 20. But it doesn't mean it's the top, or the rung is only till 25. ऐसा कुछ नहीं है. और हर साल जब हम काम करते हैं, to make it more relevant, we find new ways. Like this year, for the first time, I have funk and I have hip-hop. I've never had that before. But it's an understanding, and it's indigenous. So it's still keeping the ethos intact. But I am looking at... In the beginning, our audience profile was 35 years and above. Now our profile is 18 years and above. Right? So we've had a different demographic that has come in. So it's connecting somewhere. It has a life. रही बात गवर्नमेंट की, मुझे तो लगता है कि बहुत चीज़ें हैं गवर्नमेंट जहाँ पर उनका ध्यान अगर जाए तो करने के लिए उनके लिए बहुत है. ये तो एक बहुत छोटी चीज़ है in the larger scheme of things in India. So if the government is not putting money here, there's no problem. हाँ, अगर और resources आते तो yes, we might be able to do more, be more effective, more work in the villages. I won't deny that, and more resources are also welcome. But मुझे लगता है कि देश में बहुत कुछ करने को है. And अगर गवर्नमेंट उन चीज़ों पर ध्यान दे, हम जितना मैनेज कर रहे हैं ये ठीक है. मतलब I'll give you an example in this context. It's not money for me or money for the festival. The government, I think, of Rajasthan made an announcement that they would support the folk artists this lockdown के बाद by giving them money for music instruments. And I think they assigned 5,000 rupees per artist to read in an instrument. पर ये जो सारंगी और द कमायचा है, जो एक हॉलमार्क है राजस्थानी म्यूजिक का, एक सारंगी को 14-18 दिन लगते हैं बनाने में बाय हैंड. इट कॉस्ट 20,000-25,000 रुपीज. सारंगी वादक 5,000 रुपये से क्या करेगा? हाँ, हो सकता है कि 5,000 में एक बढ़िया सा हारमोनियम आ जाएगा. एक्चुअली बढ़िया सा तो नहीं आएगा, बेसिक हारमोनियम आ जाएगा. तो क्या हम कलाकार से कह रहे हैं भैया आप सारंगी छोड़ो और हारमोनियम पकड़ो? हम तो ये तो नहीं कह रहे, हम तो सहयोग करना चाहते हैं. तो वहां पर अगर गवर्नमेंट और रिसोर्स डालती है और बोलती है अच्छा अगर आपका वाद्य सारंगी है तो हम आपको 25,000 दे देंगे सारंगी के लिए. I think those resources better utilized there rather than given to us. Also because we don't have the distribution systems to cater to so many. We have to grow them. I mean, we managed in the lockdown. We were able to support almost 2,200 families through the 2 years in the lockdown. And when we didn't do anything, I was able to raise the money and we did that work, which only reminded me how much needs to be done. So I think there is plenty to be done. I think the taxpayers' money should go to all the right places. I pay tax. I want my money to go the right place. And I do believe that money being put to the well-being of the traditional artist is very important. And I think the ideal situation be जहाँ पर जो कलाकार गांव में हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको एजुकेशन भी मिल रहा है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मिल रही है, and enhanced folk and other music proficiency also. I think there is much work to be done there. So I am not averse to the idea that the government put the money to there rather than give it to us. They don't have to give it to us. We are very छोटा, पर काम करने के लिए बहुत है. तो और मैं बार बार ये कहता हूँ हम तो एक ही प्रांत के बारे में बात करें. हाँ, तो हम समझते हैं कि जोधपुर रिफ जैसा और भी प्रांतों में कोई इनिशिएटिव आपके ज़रिए हो, ये बहुत ही अच्छा है. बाकी लोग भी जुड़ें, बहुत अच्छा है. क्योंकि जोधपुर रिफ बस उसका अगला एडिशन अगले 1-2 महीनों बाद शुरू होने वाला है. इसी की पूर्व संध्या पर हम लोग दिव्य भाटिया जो कि फेस्टिवल डायरेक्टर हैं उनके साथ बातें कर रहे थे. उम्मीद है दिव्य जी आपको ये बातचीत करके अच्छा लगा होगा. हाँ, अच्छा भी लगा है. एंड you've just reminded me of कितना काम बाकी है. But I will just leave by saying the festival takes place in Jodhpur from the 22nd to the 26th of October. और our website has the information, jodhpurif.org. वहाँ पर जाके आपको सब इन्फॉर्मेशन फेस्टिवल के बारे में मिल जाएगी. तो अगर आप आएँ तो बहुत बढ़िया होगा. आकर मिलिए हमसे. आई एम देयर एट द फेस्टिवल ऑल द टाइम. इफ़ यू हर्ड दिस प्रोग्राम एंड कम दैट वुड बी ग्रेट. पर अगर आप नहीं भी आए ज़रूर पढ़िएगा, प्रोग्राम ज़रूर पढ़िएगा, कलाकारों के बारे में थोड़ा समझिएगा क्या करते हैं वहाँ पर. एंड मे बी इन फ्यूचर यू विल enjoy listening to folk artists somewhere. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद. ये थे दिव्य भाटिया लिसन विद इरफान में. इनके साथ बातचीत हम उम्मीद करते हैं कि
आगे जारी रखेंगे, क्योंकि इतने लंबे अनुभव का इस 1 घंटे में निचोड़ बहुत ही मुश्किल है मिल पाना। सुनते रहिए लिसन विद इरफान। मिलेंगे अगली मुलाकात में दिव्य भाटिया के साथ एक और लंबी बातचीत देकर। इरफान आपसे इजाज़त चाहता है। नमस्कार।